कि हमारी सरकारें अन्य स्रोत होने के बावजूद कोयले पर अधिक डिपेंडेंट हैं। जितनी भी गड़बड़ी, जितना भी फेलुअर हो रहा है, वो उसी ट्रैप का नतीजा है। क्यों इनको हर समय मुनाफे की गारंटी भारत सरकार दे? नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनअजवाइन। जैसा कि आप सब जानते हैं, पूरे देश में बिजली का हाहाकार मचा हुआ है। सिवाय हमारी सरकारों के जो कह रही हैं स्थितियां नियंत्रण में। क्या महानगर, क्या देश, क्या शहर, क्या देहात, हर जगह बिजली का भारी संकट है। शहर में नागरिक परेशान है तो देहातों में किसान, क्योंकि खेती का वक्त है। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि आखिरकार यह संकट आया कैसे, कारण क्या है इसका। कोयला क्या वाकई देश में नहीं है या कोई कृत्रिम संकट बनाया गया है? और फिर यह संकट बार बार चल के कैसे चला आता है? पिछले अक्टूबर में भी एक बार चल के चला आया था, तब भी हमने बात की थी और तब भी हमारे साथ जो एक्सपर्ट जुड़े थे वो सुदीप श्रीवास्तव थे। हमारे साथ इस वक्त जो सज्जन है उनका नाम सुदीप श्रीवास्तव है। वह न सिर्फ कोयला बल्कि एनर्जी के संपूर्ण मामले के जानकार हैं और आप बातचीत में भी देखेंगे कि बहुत ही सापेक्षिक रूप से आपको बताने में वह सक्षम होंगे कि आखिरकार संकट का क्या कारण। तो सुदीप जी, ये बताइए कि अभी जिस तरह की स्थिति दिखाई दे रही है, आप महसूस कर रहे होंगे। पिछली बातचीत में आप कह रहे थे कि कोयले का वाकई संकट नहीं, लेकिन सरकार या विपक्षी पार्टियां लगातार कह रही है कि कोयले का संकट है। सच क्या है? देखिए, अभी का जो इस बार की जो मामला है वो पिछले बार से थोड़ा सा अलग है। पिछले बार तो बिल्कुल भी कोयले का संकट नहीं था और चूंकि बरसात होने के कारण कोयला पावर प्लांट तक नहीं पहुंचा था, इसके कारण वो स्थिति बनी थी। पहली चीज। दूसरी चीज, ये मैं लगातार बोल रहा हूं कि 15 दिन का स्टॉक पावर प्लांट के पास होना ये एक आदर्श स्थिति है। लेकिन अगर पावर प्लांट के पास 8 दिन का स्टॉक भी है तो घबराने का और पैनिक क्रिएट करने का कोई बात नहीं है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि सीए के रिपोर्ट में बहुत सारे पावर प्लांट जिनमें 8 दिन का भी कोयला बचा है, उनको भी खतरे के उस पर डाला हुआ है। तो अब ये कोयले के कमी और पावर की कमी के ऊपर में जो लगातार बार बार मीडिया में आता है और फैलाया जाता है, उसके कुछ अपने निहित स्वार्थ भी होते हैं। मैं उस पर बाद में आऊंगा, पहले अभी की जो समस्या है उसको बताता हूं। देखिए, हम बुनियादी रूप से किसी भी सेक्टर को प्रॉपर चलाने के बजाय पिछले 5 साल से मैं देख रहा हूं, ये सरकार एडहॉक के मेजर्स उठाती है। एडहॉक के मेजर्स उठा के ये सारी चीजें हल करने का प्रयास करती है। अभी जो ट्रेनें बंद की गई हैं, ये भी एडहॉक का मेजर है कि भाई अभी तत्काल ट्रेन बंद करो, पैसेंजर ट्रेन बंद करो और उसके से कोयला भेजो। क्या आप ये नहीं समझते कि इतनी बड़ी संख्या में पैसेंजर ट्रेन बंद होने से पूरी की पूरी इकोनॉमी पर विपरीत असर पड़ेगा? लोग शादी ब्याह में अपने काम से अपने जा नहीं पाएंगे। जब जाएंगे नहीं तो पैसे खर्च नहीं करेंगे। जब खर्च नहीं करेंगे तो इकोनॉमी में पैसा नहीं आएगा। लेकिन नहीं, आज की डेट में हमको ट्रेनें बंद करके कोयला पहुंचाना है। तो ये भी एक एडहॉक का मेजर है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि बुनियादी समस्या क्या है? बुनियादी समस्या यह है कि हमारे पास आज की डेट में कुल पावर जनरेशन कैपेसिटी है लगभग 4 लाख मेगावाट। 4 लाख मेगावाट के मुकाबले हमारी जो पीक डिमांड है, जो अभी टच की है, वो 2,60,000 तक गई है। माने हमारे पास अभी भी कुल रिक्वायरमेंट का, पीक डिमांड का लगभग दुगना पावर प्लांट लगा हुआ है। इस 4 लाख में कोयले की आधारित या फॉसिल फ्यूल के आधारित क्षमता लगभग 2,02,000 है और 91,000 मेगावाट विंड और सोलर है। आज की डेट में भी अभी भी यही हो रहा है कि क्षमता, टोटल स्थापित क्षमता में कोयले का परसेंटेज है 52, लेकिन जब हम उससे बिजली उपयोग करने की बात करते हैं तो ये कोयला आधारित पावर प्लांट हमको 76% बिजली दे रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हमारी सरकारें अन्य स्रोत होने के बावजूद कोयले पर अधिक डिपेंडेंट हैं।
माने कुल जनरेशन में जो मिक्स होना चाहिए, अगर 52% कोयले का पावर प्लांट है तो कोयले की बिजली 60 तक होनी चाहिए, 65 तक भी होगी तो कोई समस्या नहीं है। 76 से 80 तक कोयले की बिजली का उपयोग हम कर रहे हैं। मतलब यह कि बाकी जो सोर्सेज है वो अंडर यूटिलाइज है। अब कोयले पर क्यों इतना आधारित है, उसका कारण है सर, जितनी भी राज्य और सरकार का कारण पूछना पड़ेगा थोड़ा सा। कोयले पर आधारित का कारण आगे बताइएगा, चूंकि आप बोलते जा रहे हैं, पाठक दर्शक जानना चाहेंगे। 3 महत्वपूर्ण बातें आपने बोली, थोड़ा उसे भी साफ करते चाहिए, फिर कोयले पर आधारित की। एक तो आपने ये कहा कि अगर 8 से 15 दिन का कोयला है तो इतने घबराने की जरूरत नहीं है। तो इतने संवेदनशील चीज में अगर 15 दिन का है तो क्यों ना घबराएं, थोड़ा वो बताइए। दूसरा ये कि हमारी कुल जरूरत 4 लाख मेगावाट है, 2 लाख से थोड़ा अधिक हम यूज कर पा रहे हैं, जबकि चरम गर्मी का वक्त चल रहा है, 44, 45, 47 डिग्री देश में। नहीं, अब मैंने कहा कुल स्थापित क्षमता 4 लाख है जी, लेकिन हमारी मैक्सिमम जरूरत 2,07,000 टच की है। वही बात मैं कह रहा था कि मैं यही बात कह रहा था कि हमने 2,07,000 ही यूज किया है। तो हम ये पूछना चाहते हैं आपसे, जानना चाहेंगे कि आखिरकार फिर अगर आधे के करीब हमारे पास अभी ऊर्जा क्षमता बची है, कोयला के भंडारण का भी बड़ा संकट नहीं है, फिर ये राज्य सरकारें, दिल्ली सरकार कहती है मेट्रो बंद हो जाए, इस तरह का हौच पौच मचाने का क्या मसला है? और फिर उस पर भी बात रखिएगा, आप जो कह रहे थे कि जो अन्य ऊर्जा के स्रोत हैं उस पर सरकार बमुश्किल 20% के आसपास ही निर्भर है। जी जी, देखिए बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। पहली मुद्दा तो यह है कि ये जो अभी की जो समस्या क्रिएट हुई है वो इसलिए क्रिएट हुई है क्योंकि हमारे पास जो कोयले पर आधारित बहुत से पावर प्लांट है उसमें से एक हिस्सा विदेश से आयातित कोयले पर आधारित है, जैसे अडानी मुंद्रा, टाटा मुंद्रा, ऐसे बहुत सारे पावर प्लांट है। ये विदेश में जब कोयले की रेट पिछले साल तक कम चल रही थी तो ये विदेश से सस्ता कोयला लाकर बिजली बनाकर भरपूर मुनाफा बना रहे थे। अब जब पिछले साल से विदेश में कोयले की रेट बढ़ गई तो ये सारे के सारे पहुंच गए सरकार के पास और सरकार को कहा कि आप हमारे को विदेशी के बजाय देशी कोयला उपयोग करने की अनुमति दिए। ऊपर से देखने पर यह बहुत ही अच्छा लगता है कि हम विदेशी मुद्रा बचाएंगे, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि इस अचानक क्रिएट की गई एडिशनल डिमांड का क्या आपने पहले से प्लानिंग कर रखा है? तो जवाब है नहीं। इस पिछले 6-8 महीने से, साल भर से लगातार ये आयातित कोयले पर आधारित पावर प्लांट, चूंकि आयातित कोयला महंगा हो गया, उनको डोमेस्टिक कोयले की सप्लाई लगातार की गई। आप मुझे बताइए, फ्री मार्केट इकोनॉमी में आप बोलते हो कि जो आदमी कमाई का समय होगा तो कमाई करेगा और घाटा है तो सहना पड़ेगा। तो फ्री मार्केट इकोनॉमी के नियम के हिसाब से ये पावर प्लांट जिस समय अंतरराष्ट्रीय कोयले की कीमत बढ़ी है उस समय घाटा सहने के लिए क्यों तैयार नहीं है? क्यों इनको हर समय मुनाफे की गारंटी भारत सरकार दे? जो इन्होंने पहले मुनाफा कमाया था क्या वो मुनाफा पब्लिक कंज्यूमर को पास ऑन किया? नहीं किया पास ऑन। तो आप क्या कर रहे थे? लगातार साल भर से इस अनप्लान्ड कैपेसिटी को कोयला दिलवा रहे थे। उसका परिणाम यह हुआ कि जितना भंडारण इस समय आपके पास कोयले का होना चाहिए था, जब अचानक डिमांड बढ़ी तब नहीं है। अभी 1 हफ्ते पहले सरकार ने यह डिसीजन लिया है कि जो आयातित कोयले के प्लांट हैं वो वापस आयातित कोयला यूज करें। ये 1 हफ्ते पहले यह डिसीजन लिया है और उसमें भी क्या किया है? उसमें भी उनको ये छूट दी है कि आयातित कोयले की जितनी महंगी दर होगी उतनी आप अपने बिजली की रेट बढ़ाकर कंज्यूमर से वसूल कर लीजिए। ये सारे के सारे पॉलिसीगत निर्णय के तहत किए जाने वाले घोटाले हैं। यूपीए सरकार बहुत ही वेग तरीके से और रॉक तरीके से घोटाले करती थी तो पकड़ाती थी। यहां ये जो सरकार है ये पॉलिसी में बदलाव कर करके घोटाले करती है जो पकड़ में नहीं आते।
आज आज वो सारे पावर प्लांट धीरे धीरे अगर सुदीप जी, अगर हम कोयला यूज करने लगेंगे, अगर सुदीप जी आपकी बात को हम समझ पा रहे हो, दर्शक पाठक भी समझ पा रहे हो, तो ये कि मौजूदा कोयला संकट, बिजली के हाहाकार के पीछे जो असल कारण है वो है प्राइवेट प्लेयर्स, जो कि मुनाफे के एक वक्त में जब कोयला विदेशों में सस्ता था तो भरपूर सस्ता कोयला लेकर यहाँ बराबर बिजली उत्पादन करके मुनाफा कमा रहे। जब वहां कोयला महंगा हुआ तो एकाएक जो हमारे अपने भारतीय देश के प्लांट हैं उन पर वो बिल पड़े और उधर से मुनाफा कमा। तो पूरा जो हाहाकार या अफरा तफरी देश में ऊर्जा संकट का है उसके पीछे कारण प्राइवेट प्लेयर्स। तो मेरा सवाल ये है कि सरकार फिर किस चिड़िया का नाम है वह कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही, और अब एक हफ्ते पहले इधर ध्यान क्यों गया है? क्या पहले प्लानिंग का यह हिस्सा नहीं था? क्या आपकी वही बात फिर सही है जो आप कह रहे थे कि एडहॉक पर सरकार चल रही है या इसकी नीतियां चल रही हैं? ये बिल्कुल, ये सबसे बड़ा उदाहरण है एडहॉक के निर्णय का। आप मुझे ये बताइए कि इस साल कोल इंडिया का उत्पादन सर्वाधिक हुआ है। इस साल कैप्टिव पावर प्लांट से भी, कैप्टिव कोल माइन से भी सर्वाधिक उत्पादन है। इस साल भारत ने सर्वाधिक कोयला उत्पादन किया है। उसके बाद भी इस साल सबसे बड़ी समस्या आई है। उसका कारण यही है कि कोई चीज को प्रॉपर प्लान करके नहीं किया जा रहा है, हर चीज एडहॉक पे की जा रही है। मैं बता रहा हूं आपको कि जिस तरीके से ये आज रेलवे को बंद करके ये अब कोयला पहुंचा रहे हैं, तो अभी तो ठीक है, गर्मी में जो आप एक्स्ट्रा स्टॉक है, ये एक्स्ट्रा स्टॉक अभी आप पहुंचा देंगे। फिर क्या होगा? जब बरसात आएगी और बरसात में कोयला खदानों में उत्पादन घटेगा और उस समय वहां पर अगर मान लीजिए बरसात के मौसम में गर्मी डिमांड बढ़ी, जो कि उमस के कारण गर्मी होने पर बहुत बढ़ती है, एसी बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है, तब उस डिमांड को मीट करने के लिए आपके पास कोयला कहां होगा? क्या उस समय आप कहां से लाएंगे? तो इनका जो टोटल पूरा मैनेजमेंट है, पूरी प्लानिंग है, वो एडहॉक पे है। और एडहॉक में यह है कि बड़े उद्योगपति अपने हिसाब से पॉलिसी निर्णय को प्रभावित कर रहे हैं, उसमें कोई कंटिन्यूटी नहीं है। और कंटिन्यूटी अगर नहीं होगी पॉलिसीज में, तब आप ये इस तरीके की स्थिति का लगातार सामना करेंगे। मैं बता देता हूं, अगर आपको इंपोर्टेड कोयला बंद करना है तो ये कोई एक दिन में किया जाने वाला निर्णय नहीं है। इसके लिए आपको 3 से 5 साल की प्लानिंग चाहिए। उतना जब कोल इंडिया का प्रोडक्शन लेवल आ जाएगा तब आप ये निर्णय ले सकते हैं। ये 15 साल से ये कोयला इंपोर्ट हो रहा था, तो वो निर्णय को आप अचानक बंद करेंगे तो ये स्थिति आएगी। बात और समझने की चाहेंगे हम लोग कि क्या यह एक राष्ट्रीय संकट की स्थिति नहीं आ जा रही है गलत निर्णय के कारण? क्योंकि पूरे देश में अजीबोगरीब माहौल है। इसके कारण आपने जैसा कि कहा कि यात्री अगर नहीं यात्रा करेंगे, शादी विवाह में नहीं जाएंगे, व्यापारिक रिश्ते नहीं होंगे, खरीदारियां नहीं होंगी, वो नुकसान तो है ही। उसके अलावा बिजली संकट के कारण जो चीजें चल रही है उन पर भी व्यापक और बड़ा असर पड़ सकता है। क्यों? बिल्कुल पड़ेगा। अगर आप समय पर जिन उद्योगों में उत्पादन हो रहा है या जिन संस्थानों में व्यापार है उसमें अगर उचित समय पर बिजली नहीं देंगे, तब भी उसका इकोनॉमी पे नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। तो ये तो एक विशियस साइकिल इन्होंने क्रिएट कर रखा है कि आप अचानक कोई चीज करते हैं, फिर अचानक उसमें बदलाव करते हैं और उसके बाद उसका हल ढूंढने का। ऑक्सीजन के मामले में हमने पिछले साल देखा कि ऑक्सीजन के मामले में भी ऐसी मारामारी हुई है। तो ये बहुत समस्या यही है कि कुछ अधिकारी बैठकर दिल्ली में ये सरकार चला रहे हैं, और मैं तो ये मानता हूं कि बड़े बड़े मंत्रियों के भी नहीं चलती। चलिए, तो पाठक एक चीज और समझना चाहेगा एक्सपर्ट होने के नाते आपसे कि एक सरकार जो 130 करोड़ की देश जनता की है, जो कि वोट से जीतती है और एक संप्रभु राष्ट्र को चलाती है, वह चंद अराजकता और मुनाफाखोर पूंजीपतियों के कारण इस तरह के संकट में क्यों फंस जा रही है, जबकि कहने के लिए वैश्विक स्तर पर दावा है कि वह सबसे मजबूत सरकारों में से एक। मैं उस मजबूरी को समझना चाहूंगा, हमारे पाठक दर्शक भी उस मजबूरी को समझना पर चाहेंगे, उस लूपहोल को सरकार की समझना चाहेंगे कि आखिर किस
मजबूरी में सरकार यानी मोदी सरकार कुर्बान हुए जा रही है और देश में अराजकता का माहौल बन रहा है। देखिए, सरकार की जो सबसे बड़ी मजबूरी है वो है उसकी आत्ममुग्धता। अगर आप अपने खिलाफ कोई बात नहीं सुनना चाहते हैं, अपने खिलाफ कोई जा रही कोई बात को एनालिसिस नहीं करना चाहते हैं और अपने खिलाफ की जाने वाली बातों को रोकने का प्रयास करते हैं, तो ये आत्ममुग्धता आपको एक ट्रैप में लेके जाती है। और जो भी अभी देख रहा है ये सब उसी ट्रैप का नतीजा है। जितनी भी गड़बड़ी, जितना भी फेलुअर हो रहा है वो उसी ट्रैप का नतीजा है। आपको बहुत अच्छे से पता था कि ये अगर मान लीजिए अप्रैल और मई में कोयले की पावर की डिमांड बढ़ी, पिछले साल हम 2,01,000 टच कर चुके थे, तो 2,01,000 से 2,07,000 टच करेंगे, ये कोई बहुत अचानक बढ़ा हुआ फिगर नहीं है। अगर हम 2,01,000 पिछले साल जुलाई में टच कर चुके थे तो इस साल जाहिर है 2,10,000 टच कर सकते हैं। तो क्या अगर उतने की भी प्लानिंग आप पहले से नहीं कर रहे हैं तो ये साफ बताता है कि ये कहीं ना कहीं पूरी तरह सरकार का फेलुअर है। अब आखिरी सवाल आपसे ये कि उम्मीद क्या की जानी चाहिए, आखिर सरकार कैसे लगता है इसको नियंत्रित कितने दिनों में कर लेगी और भविष्य क्या कहता है कि आने वाले समय में क्या इससे भी बुरी स्थितियां देखनी पड़ सकती है, क्योंकि इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं हमारे यहाँ भी बिजली नहीं। देखिए, मैं यही कह रहा हूं कि अब आप कुछ कदम उठाने चाहिए। उसमें सबसे जरूरी है लॉन्ग टर्म प्लानिंग। आप जो कोयले के अलावा आधारित अन्य रिसोर्सेज हैं जिसके के प्लांट लगे हुए हैं और यूटिलाइजेशन कम है, पहली बात। दूसरी बात, आपने 2015 में मोदी जी ने कमिटमेंट किया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस में कि 2022 तक विंड और सोलर पावर प्लांट से बिजली 175 गीगावाट होगी। आज हम उस टारगेट से 2022 खत्म होने में केवल 8 महीना बचा है, उस टारगेट से 55,000 मेगावाट। साथ ही साथ हमने जो लगा लिए हैं प्लांट उनका भी अंडर यूटिलाइजेशन है। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब इसलिए हो रहा है कि 37 कोयले के ब्लॉक जो सरकारी कंपनियों को दिए गए नई खदान खोलने के लिए, उनका एमडीओ एक ही कंपनी है, वो है अडानी। तो कोयले के खनन को लगातार डिपेंड भरे भारत की एनर्जी आवश्यकता को, डेफिनेटली कोयला एक मेन स्टे है, लेकिन कोयले की आवश्यकता का बंधक बना देने की ये जो साजिश है, इसका एक और एकमात्र सबसे बड़ा फायदा हो रहा है एक समूह को, वो है अडानी। अब वो अडानी सबसे बड़ा नीतियों को इतना प्रभावित कर रहा है। कोयला के बिजली उत्पादन में प्राइवेट प्लेयर्स की बात करें तो अडानी सबसे बड़े प्राइवेट प्लेयर्स, उनका ग्रुप। और कोयले में भी अब वो सबसे बड़े खननकर्ता के रूप में सामने आने वाला है। ढेरों कोल ब्लॉक उसके पास एमडीओ के अंतर्गत है, उन सब के क्लियरेंस चाहिए, उन सब का लैंड एक्विजिशन करना है। उस लैंड एक्विजिशन में पुलिस को लाठी गोली चलानी पड़ सकती है। इसलिए यह माहौल बनाया जाता है कि कोयले की कमी है और कोयले की जरूरत है, कैसे भी करके कोयला खदान खुलवाओ। जबकि एनर्जी सिक्योरिटी और प्रॉपर एनर्जी जनरेशन मिक्स के लिए ये पूरी की पूरी पॉलिसी एक विशियस साइकिल में लेके जा रही है। शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे सुदीप श्रीवास्तव। जैसा कि हमने आपसे कहा था, वह जानकार है ऊर्जा मामलों के और बिजली उत्पादन के, खासकर कि कैसे हमारे देश में बिजली उत्पादन होता है, उसका तौर तरीका क्या है, उसमें प्राइवेट प्लेयर्स का क्या रोल है। और बहुत साफ तौर पर कहा कि एक ग्रुप यानी अडानी ग्रुप्स के लिए इस तरह की स्थिति पैदा कर दी गई है देश में कि देश में बिजली का हाहाकार है, लोग संकट में हैं, अस्पताल से लेकर और रेलवे तक प्रभावित हो रहा है। ऐसे में सोचा जा सकता है कि बिजली संकट के वक्त में देश राष्ट्रीय संकट की स्थिति से गुजर रहा है। और यह सबसे बुरा है कि किसी एक दोस्त मित्र या प्राइवेट प्लेयर या पूंजीपति के अगर इस तरह की एडहॉक नीतियां बनाई जाएंगी तो जाहिर तौर पर कल को देश पर बनाएगा और उस समय दोस्ती किसी काम नहीं आएगी, देश संकट में। शुक्रिया आपका बातचीत के लिए, धन्यवाद।
जन ज्वार जनता की